हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभी क्लासेस और आज आप इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट की बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से भौतिक विज्ञान फिजिक्स के पेज बाय पेज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी सामान्य ज्ञान की ई बुक नहीं खरीदी है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि इस ई बुक में आपको देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान से 2450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेनेशन सहित, जिसमें कि कवर होंगे आपके 14,000 से भी ज़्यादा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक की कीमत दोस्तों मैंने रखी है मात्र 21 रुपये, ताकि हर एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट इसे खरीद सके। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस ई बुक को तुरंत खरीदिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर यांत्रिकी मैकेनिक्स से। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा दोस्तों जूल। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल की एसआई यूनिट क्या है, बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। सूची 1 को चलिए सूची 2 से सम्मिलित करते हैं दोस्तों। उच्च वेग का मात्रक है दोस्तों मैक, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम, दाब का मात्रक है दोस्तों पास्कल, और ऊर्जा का मात्रक है जूल। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। सूची 1 में दोस्तों भौतिक राशि है और सूची 2 में उसकी इकाई दी हुई है। दूरी की इकाई है दोस्तों प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा की इकाई है दोस्तों मोल, और विद्युत आवेश की मात्रा की इकाई है दोस्तों कूलम, और ऊर्जा की इकाई है वॉट, घंटा ऊर्जा की इकाई है। सूची 1 में भौतिक राशियां हैं और सूची 2 में इकाई हैं। चलिए इसको सही सम्मिलित करते हैं। त्वरण का दोस्तों त्वरण की इकाई है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई है दोस्तों न्यूटन, और कृत कार्य की इकाई है दोस्तों जूल, और आवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच से दूरी से संबंधित है। एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। पारसेक इकाई है, तो पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह है दोस्तों सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, यही सम्मिलित नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन दोस्तों मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है, ज्योति की इकाई है दोस्तों लक्स। ज्योति की इकाई है लक्स। पास्कल इकाई है, तो पास्कल दोस्तों इकाई है दाब की। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडला मात्रक है, तो कैंडला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऊर्जा की एसआई इकाई है तो जूल है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है दोस्तों टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, तो हर्ट्ज दोस्तों तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई दोस्तों एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो करंट नापने की इकाई है एम्पियर। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है तो केल्विन है। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई केल्विन है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है, तो ओम सेंटीमीटर में व्यक्त की जा सकती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ओम सेंटीमीटर में व्यक्त की जा सकती है। संवेग का एसआई मात्रक है, तो संवेग का एसआई मात्रक है दोस्तों kgm पर सेकेंड है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो इसमें से सदिश राशि दोस्तों द्रव्यमान नहीं है। अदिश राशि है, तो इसमें से अदिश राशि है दोस्तों ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो इसमें से दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो इसमें सदिश राशि नहीं है वह है आयतन सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो वेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो व्युत्पन्न परिमाण इसमें से दोस्तों नहीं है द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो A = V - U/T है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह दोस्तों है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है न्यूटन का। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में से किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसको जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से बढ़ता है। चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है रॉकेट। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो विश्राम जड़त्व है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य दोस्तों 0 जूल होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है? तो कोई भी कार्य नहीं करता है वह। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि दोस्तों स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि दोस्तों इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव
के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो पानी का भार दोस्तों है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें नियम लागू होता है गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि दोस्तों बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि दोस्तों पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि दोस्तों लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास दोस्तों होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि दोस्तों बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि दोस्तों पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व दोस्तों अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग समुद्र से ऊपर रहता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आने लगती है क्योंकि दोस्तों बाहर आने लगती है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब की कमी आ जाती है, इसलिए बाहर आने लगती है स्याही। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि दोस्तों वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर इसलिए फिसलते हैं घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो आंधी या झंझावात की संभावना होती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी।
समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि दोस्तों ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती है। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो निम्न में से उत्पादन होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह दोस्तों पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? तो यह बैंक की गई होती हैं रेलगाड़ियों के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह दोस्तों अंदर की ओर झुकता है। जब दूध का प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो वह अलग हो जाता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि दोस्तों अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो कारण है दोस्तों इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है दोस्तों जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो वह दोस्तों अंतरिक्ष में चला जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पर प्रक्षेपित करने पर। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल रहेगा, तो इसका आवर्तकाल 24 घंटे का रहेगा, 24 घंटे रहेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसको जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब अधिक भार मालूम पड़ता है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि दोस्तों पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसमें जो सही होगा वह है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो जो है वह 1/6 भाग सबसे नज़दीक है। लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड, लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि दोस्तों लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने से उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा p² बटे 2m होगी। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यस्तता से संबंधित है। हुक का सिद्धांत प्रत्यस्तता से संबंधित है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि दोस्तों तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो यह दोस्तों पृष्ठ तनाव पर आधारित है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। एक द्रव्य बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, पृष्ठ तनाव के कारण कर लेती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि दोस्तों लार्वा के सांस में बाधा डालता है मिट्टी का तेल। लार्वा के सांस में बाधा डालता है मिट्टी का तेल। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है तो पृष्ठ तनाव है। इसका कारण पृष्ठ तनाव है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो वह तट तक दोस्तों ला सकता है न्यूटन के तीसरे गति के नियम को उपयोग करके। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं दोस्तों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव दोस्तों घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। संवातक कमरे की छत से निकट लगाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। क्वेश्चन का कथन है अपमार्जक मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सीधे नहीं खड़े रह सकते क्योंकि दोस्तों गुरुत्व नहीं होता है, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चलने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। श्यानता की इकाई है तो श्यानता की इकाई पॉइज है। श्यानता की इकाई पॉइज है। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव्य के ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो यह दोस्तों उठता है केशकीय घटना के कारण। यह ऊपर उठता है केशकीय घटना के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों प्लवन के नियम से संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उपप्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो उपप्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं दोस्तों आर्किमिडीज।
द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह अपने पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो आर्किमिडीज दोस्तों ग्रीस से संबंधित हैं। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है, तो यह है दोस्तों आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द घूमता है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व घूमता है। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा कथन यह दिया है कि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन का दोस्तों दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाएगा दोस्तों 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा दोस्तों 100 किलोग्राम का ही होगा। पावर शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो वाट दोस्तों समतुल्य है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -3 होगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, तो एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार दोस्तों वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है दोस्तों तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना इसका एकमात्र कारण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो ऊर्जा संरक्षण का आशय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल दोस्तों इकाई है दाब की। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो यह दोस्तों समतुल्य है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से दोस्तों जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो दोस्तों उसका भार घट जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दोस्तों राशि है और सूची 2 में मात्रक दिए हुए हैं। विद्युत बल का मात्रक है दोस्तों न्यूटन, और विद्युत आवेश का मात्रक है दोस्तों कूलम, और विद्युत विभव का दोस्तों मात्रक है वोल्ट, और विद्युत धारिता का मात्रक है दोस्तों फैराड मात्रक है। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि यह पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील है दोस्तों, स्टील है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है।
कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो इसका कारण है दोस्तों कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो दोस्तों पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि दोस्तों नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लेना चाहिए। साबुन कपड़ों के बेहतर सफाई में क्यों सहायक हैं? क्योंकि दोस्तों यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। न्यूटन मीटर मात्रक है, तो न्यूटन मीटर दोस्तों मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, तो डायनेमो दोस्तों परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वह है दोस्तों चौथा वाला, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। यह गलत है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो उसका दोस्तों द्रव्यमान होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो जी का मान दोस्तों सर्वाधिक होगा अंटार्कटिका के कैंप में। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो यह दोस्तों पास्कल के नियम पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो न्यूटन मीटर दोस्तों इकाई इसमें से नहीं है, बल्कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, क्योंकि दोस्तों छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के एक साथ गिराया जाता है, तो एक साथ गिराने पर दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो कोणीय संवेग बराबर है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो केशकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान स्थिति में फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो सर्पी घर्षण बल की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह बताए थे दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी दोस्तों सुस्त होगी। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो यह दोस्तों आसान होता है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो कम तब रहता है दोस्तों जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है, तब कम रहता है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। चलिए दोस्तों ऊष्मा हीट से क्वेश्चंस देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो दोस्तों उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाएगी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले दोस्तों रमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो यह दोस्तों पिघला दिया था डेवी ने। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं और इसका मान दोस्तों
4186 जूल पर किलो कैलोरी होता है। 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। 4.186 गुणे 10 पर पावर 7 अर्ग पर कैलोरी होता है। उपर्युक्त सभी होते हैं। निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से जो सही है वह है दोस्तों W/Q बराबर J। W/Q बराबर J। जब कुछ पानी का लगातार मंथन चर्निंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में इस क्रिया में दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण से हो सकता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई दोस्तों केल्विन है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ताप का एसआई मात्रक है तो केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो होता है 4.2 गुणे 10 पर पावर 3 जूल। जलप्रपात के अधिस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में से राहत महसूस करता है, तो महसूस करता है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक दोस्तों घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में सबसे ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि दोस्तों गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो यह माप पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी के द्वारा की जाती है। पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यह पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो विकिरण पायरोमीटर से दोस्तों मापा जा सकता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम। थर्मोकपल ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह दोस्तों दो असदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। 2 असदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है तो सूर्य का ताप दोस्तों पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर दोस्तों विकिरण तापमापी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें जो सही है वह है दोस्तों F-32/C बराबर C/5। सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः, तो यह क्रमशः होते हैं दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 होता है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो एक समान दोस्तों होता है -40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है। न्यूनतम संभव ताप है तो न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा सेल्सियस पैमाने पर। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो यह दोस्तों 32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम है, तो सेल्सियस में दोस्तों तापक्रम हो जाएगा 36.89 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन, तो दोस्तों जल का आयतन पहले कम होती है और इसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा और फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि दोस्तों गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु दोस्तों इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो यह छोड़ा जाता है दोस्तों क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस का होगा। शीतकाल में जब ठंड में से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऊष्मा के संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि है, तो चालन है, संवहन है और विकिरण है। उपयुक्त सभी हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो यह दोस्तों यह नहीं जाते हैं चालन में स्वयं नहीं जाते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, संवहन के कारण गर्म होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो यह दोस्तों आती है विकिरण के द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि किस विधि के माध्यम आवश्यक नहीं है? किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो माध्यम दोस्तों आवश्यक नहीं है विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो वह है दोस्तों विकिरण है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो बोलोमीटर मापन की दोस्तों एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण के। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो यह दोस्तों होता है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसी कारण होता है। एक टेबल फैन को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। एक टेबल फैन को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा सुचालक समुद्र का पानी है ऊष्मा का। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों कहलाता है संवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो
अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म कर देता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि दोस्तों शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में से कौन सा सबसे उचित है? तो सबसे उचित ऊपर सफ़ेद नीचे काला है। ऊपर सफ़ेद नीचे काला है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्योंकि दोस्तों सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परिवर्तित कर देते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि दोस्तों ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि दोस्तों भाप में गुप्त ताप होता है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा हो, तो जो ठंडे जल से भरा हो। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, तो यह किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है, तो यह नियम स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम है, तो स्टीफन का विकिरण नियम दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है, तो न्यूटन का शीतलन नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब दोस्तों ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लेगा? तो यह दोस्तों 10 मिनट से अधिक समय लेगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डीवार हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन या फिर संवहन या विकिरण नहीं होती है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि दोस्तों चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकालने से प्रविष्ट होने से रोकती हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती हैं? तो यह दोस्तों विकिरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा है। निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो यह होता है दोस्तों जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि दोस्तों पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है, तो यह दोस्तों रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो यह दोस्तों -196 डिग्री पर किया जाता है। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, तो क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा शल्य कर्म एवं चुंबकीय प्रोत्तेजन में होता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अथवा अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, तो ऊर्ध्वपातज दोस्तों कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड उपयुक्त सभी हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है कहलाता है, तो वह दोस्तों कहलाता है गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है, तो वह क्वथनांक कहलाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो दोस्तों वाष्पन कहते हैं।
ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो इसको दोस्तों कहते हैं गलन, इसको गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का कथनांक बढ़ जाएगा। अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घट जाता है। पानी कब उबलता है? तो पानी उबलता है दोस्तों जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका ऊष्मा घट जाएगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, तो वह त्रिक बिंदु कहा जाता है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो यह निर्भर नहीं करती है द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो वाष्पन की दर दोस्तों निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त सभी कारकों पर निर्भर करती है। जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक दोस्तों जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। तो यह है दोस्तों, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि दोस्तों वायुमंडलीय दाब कम होता है पहाड़ों पर। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि दोस्तों वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्न समृद्धि के कारण, तो यह ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करना है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस वजह से मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? इसका है दोस्तों पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो दोस्तों वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो यह दोस्तों उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम में उबलने लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को पदार्थ या अवस्था परिवर्तन तो करती है, परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है, तो यह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस के द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, तो यह दोस्तों कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, तो यह दोस्तों होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि दोस्तों भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित होता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? तो यह मिलती है दोस्तों प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन एडियाबेटिक चेंज में दोस्तों ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन इसोथर्मल चेंज में दोस्तों ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो एक समान तापमान बनाए रखना। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो यह संबंध मामला है दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। सूर्य की सतह का ताप होता है, तो यह होता है दोस्तों 6000 केल्विन का होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर।
थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान पर केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? तो दोस्तों 318 केल्विन होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि दोस्तों अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो यह पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। सब गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि दोस्तों ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काला इसलिए छोड़ा जाता है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह दोस्तों ताप की खराब अवशोषक एवं अच्छी परावर्तक होती है। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है दोस्तों वायुमंडल के में उखड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है दोस्तों पूर्ण विकिरण वायरोमीटर है। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों गैलिस्टन का प्रयोग किया जाता है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? क्योंकि दोस्तों दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम से के रूप में काम करती हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर है। बिना किसी ताप या परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो यह दोस्तों वाष्पन कहा जाता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो दोस्तों केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो हम दोस्तों ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं साफ मौसम होने पर। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो दिए गए ताप में दोस्तों 273 घटाना होगा। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह दोस्तों वाष्पीकरण के कारण रहता है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की दर निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। तो यह संबंधित है Cp-Cv बराबर R/J पर। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि दोस्तों वाष्पीकरण के कारण गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है तथा सेंटीग्रेड में y है तो उनके बीच का संबंध x बराबर 273 प्लस y है। सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं, तो प्रकाश और लघु तरंग दैर्ध्य अवरक्त विकिरण के रूप में होते हैं। चलिए दोस्तों ध्वनि साउंड से क्वेश्चंस देखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो यह दोस्तों सत्य है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो यह उत्पन्न किया था दोस्तों गाल्टन ने। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यह दोस्तों परिध्वनि का निर्धारण परिघटना का प्रयोग करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग लाया जाता है, तो प्रयोग में दोस्तों लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग लाई जाती है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो यह है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य और चाल के बीच का संबंध क्या है? तो यह है दोस्तों आवृत्ति बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे चाल। आवृत्ति बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे चाल है।
चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि दोस्तों वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। क्वेश्चन का कथन है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण है कि चमगादड़ से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड रहेगी। निम्न द्रव्यों में से किस ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो यह सबसे तेज यात्रा स्टील में करती है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड का है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज चलती है दोस्तों ठोस में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो दोस्तों लोहा में अधिकतम रहेगी 20 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम में। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वह है दोस्तों तापमान पर आश्रित नहीं रहता है। क्वेश्चन का कथन है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। क्वेश्चन का कारण है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन का कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो पराध्वनिक विमान दोस्तों ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग अनुपात को कहते हैं। तो ध्वनि के वेग अनुपात को दोस्तों मैक संख्या कहते हैं। मैक्स अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो यह दोस्तों किया जाता है वायुयान के संबंध में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, तो साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता दोस्तों 30 से 40 डेसिबल की होती है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों तारत्व। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो दोस्तों यह होती है तारत्व के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि दोस्तों बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार एवं बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है? तो यह दोस्तों किया जा सकता है केवल ध्वनि गुणता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो यह दोस्तों ध्रुवण ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो व्यक्ति दोस्तों 95 डेसिबल के ऊपर नहीं सुन सकता। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण हवाई जहाज़ की उड़ान भरने से होता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है, तो यह डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता क्योंकि दोस्तों ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये दोनों में दोस्तों ध्रुवण नहीं घटित होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि दोस्तों उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित हो गई है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग दोस्तों ध्वनि की तीव्रता के मापन में किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण है दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की होनी चाहिए। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित होती है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो समय अंतराल दोस्तों 1/10 सेकंड से अधिक का होना चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है
तो इसका उद्देश्य दोस्तों ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना होता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो यह मानव के कान में दोस्तों 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे दोस्तों परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो यह परावर्तक तल से 56 फीट दूर तक खड़ा रहना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह दोस्तों परावर्तन पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि तरंगों के किस कारण के उत्पन्न होती हैं? तो यह उत्पन्न होती हैं दोस्तों परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो यह दोस्तों नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। तो यह प्रतिपादन दोस्तों सेबिन ने किया है। गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है। तो गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल 0 सेकंड का होता है। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों के कदमों से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि पैरों के उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है तो यह अनुनाद के कारण संभव है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि किस गुण के कारण हो सकता है? तो वह हो सकता है दोस्तों अनुनाद के कारण। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण अनुनाद है। रेडियो पर समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो यह अनुनाद का एक उदाहरण है। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दोस्तों व्यतिकरण है। इसका कारण व्यतिकरण है। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि नहीं सुनाई देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो यह दोस्तों नीरव क्षेत्र जो निर्मित होते हैं वह व्यतिकरण के कारण होते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है इसका कारण ध्वनि का विवर्तन है। इसका कारण ध्वनि का विवर्तन है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो इसके उतार चढ़ाव को दोस्तों डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। आस पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वह है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यह दोस्तों किया जाता है अवरक्त तरंग का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो यह दोस्तों अधिक होती है लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो वायुयान की चाल दोस्तों है 664 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो यह दोस्तों अधिकतम होगी लोहा में अधिकतम होगी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी में किया जाता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। यदि वी डब्ल्यू तथा वी एस क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि का वेग है तो वी ए कम होगा वी डब्ल्यू से और वी डब्ल्यू कम होगा वी एस से। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे दोस्तों नहीं चल सकती निर्वात में नहीं चल सकती। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों सोनार कहलाता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे दोस्तों उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है इको साउंडिंग का प्रयोग। एकॉस्टिक विज्ञान है तो एकॉस्टिक दोस्तों विज्ञान है ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एकॉस्टिक ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल है।
चलिए दोस्तों, प्रकाश लाइट से क्वेश्चंस देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे दोस्तों फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो यह प्रस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यह दोस्तों ध्रुवीकरण घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो यह खोज की थी दोस्तों मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह दिखलाया था सर्वप्रथम दोस्तों ग्रेमाल्डी ने यह दिखलाया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था दोस्तों आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह घटना दोस्तों है ध्रुवण की घटना। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? तो प्रकाश का मुड़ना दोस्तों विवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो यह दोस्तों व्यतिकरण का सिद्धांत पुष्टि करता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है दोस्तों तरंग एवं कण दोनों में समान होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? तो यह प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग हैं अनुप्रस्थ तरंग हैं। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो उसका द्रव्यमान दोस्तों 4 × 10⁻9 kg/s से कम हो रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम दोस्तों रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है दोस्तों निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होता है। तो यह होता है पहले होता है दोस्तों जल, फिर कांच और फिर हीरा होता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास 8 मिनट में पहुंचता है। प्रकाश का वेग है दोस्तों 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड प्रकाश का वेग है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय किरीट या कोरोना दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? तो अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड का होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो यह दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है। याद रखिएगा, अमावस्या के दिन होता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो यह दोस्तों दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो यह दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। जब किसी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो जब प्रकाश दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ जाती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष दोस्तों बनता है
अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो यह ऊपर हुआ उठाई अपवर्तन के कारण देता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो यह प्रतीत होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष दोस्तों 7 रंग का दिखाई देता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किया जाता है। संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो यह प्रकाश किरण समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें दोस्तों कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है और आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी दोस्तों होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला दोस्तों प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि दोस्तों नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण के कारण होता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है, तो वह बुलबुला दोस्तों व्यवहार करता है अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि दोस्तों लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र नीला दोस्तों प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो वायुमंडल में लालिमा दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में दोस्तों बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसकी व्याख्या दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण की जा सकती है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो यह दोस्तों दिखाई देता है, इसका कारण प्रवर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो यह परिमाण है बहुलित परावर्तन और विकिरण का। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना नहीं है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण दोस्तों अवतल दर्पण होता है। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो हेडलाइटों में दोस्तों परावलयिक दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण लेते हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें जो सही है वह है दोस्तों 1/f = 1/u/1/v। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में या दोस्तों रेटिना में बनता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है दोस्तों वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है।
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो न्यूनतम ऊंचाई दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो बने प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों अनंत होती है। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो बनेंगे दोस्तों 3, याद रखिएगा 3 बनेंगे। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। उसके 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां कुल 2 छवियां बनेंगी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो प्रकाश का रंग दोस्तों सफ़ेद होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो जैसे दोस्तों अवतल लेंस कार्य करता है। एक लेंस की क्षमता -2.0 डी है। यहाँ पे डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो डायोप्टर के लिए प्रयुक्त हुआ है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता +4 डायोप्टर होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता जो होगी वह होगी दोस्तों +5 डायोप्टर होगी। +5 डायोप्टर होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी, तो इसके फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर की होगी। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो यह दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो यह श्वेत रंग दोस्तों बना होता है 7 रंगों के मेल से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह वर्ण है दोस्तों बैगनी वर्ण। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? तो सबसे कम अपसारित होता है लाल रंग। प्राथमिक रंग है तो प्राथमिक रंग इसमें से जो है वह है दोस्तों वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। 3 मूल रंग हैं तो तीन जो मूल रंग हैं वह हैं दोस्तों नीला, लाल और हरा। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। तो इसके अलग होने की क्रिया को पूर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसमें से पीला जो है वह प्राथमिक रंग नहीं है। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है दोस्तों लाल रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो सर्वाधिक सुविधाजनक लाल और हरा होता है। सर्वाधिक सुविधाजनक लाल और हरा होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। हरी पत्तियां का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रंग की रोशनी पे रखने पर काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है और जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है दोस्तों तरंग दैर्ध्य के द्वारा। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में होते हैं दोस्तों 7 रंग। याद रखिएगा 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यह दोस्तों दिखाई देगा काले रंग का दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्यतः रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में दोस्तों होते हैं लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो यह होता है बैगनी
कलर होता है। और सब जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो परिणामी रंग जो होगा वह होगा सफ़ेद होगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आँख की रेटिना की तरह फिल्म काम करता है। आँख की रेटिना की तरह फिल्म काम करता है। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, तो यह प्रेसबायोपिया कहलाती है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है दोस्तों आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, तो यह होता है दोस्तों वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो यह होती है दोस्तों आइरिस में। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को किया जाता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परावर्तित होती हैं? तो यह परावर्तित होती हैं दोस्तों रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, तो मापी जाती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो उसकी दृष्टि में दोस्तों निकट दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो मायोपिया वाला व्यक्ति नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, तो यह होती है अवतल लेंस के द्वारा। दूर दृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो वह प्रयोग होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इनमें से कोई भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता। जरा दृष्टि प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रेसबायोपिया के लिए बायोफोकल लेंस प्रयुक्त होता है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो नेत्र लेंस दोस्तों बनाता है दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दृष्टि दोष है और सूची 2 में उसके उपचार हैं, तो इसका यहाँ पे चलिए मिलान करते हैं। निकट दृष्टि दोष है दोस्तों अवतल लेंस से होता है। दूर दृष्टि दोष दोस्तों उत्तल लेंस से। जरा दृष्टि दोष दोस्तों द्विफोकसी लेंस से। और अबिंदुकता दोस्तों बेलनाकार लेंस से। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वह है इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है, एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो उत्तल लेंस काम में लेते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से दोस्तों तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दोस्तों दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह दोस्तों मायोपिया से पीड़ित है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति दोस्तों दूरदृष्टि से पीड़ित है। किसी परिदृश्य पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो दोस्तों एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन है दोस्तों दूर की वस्तु देखी जाती है दूरबीन से। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं आवर्धक लेंस का। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ उपयोग किया जाता है दूरदर्शी का। चलिए दोस्तों विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस देखते हैं। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ दोस्तों धनावेशित हो जाती है, तब छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके
उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है तो कूलम का नियम संबंधित है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, तो उनके मध्य विद्युत बल का मान चौगुना हो जाएगा। समान आवेशों में होता है तो समान आवेशों में विकर्षण होता है। जब इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इबोनाइट की छड़ दोस्तों श्रावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है दोस्तों कूलम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो दोस्तों चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण है दोस्तों उच्च पारगम्यता दोस्तों अतिचालक का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो दोस्तों आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं, तो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक करंट का दोस्तों यूनिट एम्पियर है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे दोस्तों समान विभव पर हों। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यह दोस्तों बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए अर्थ का उपयोग होता है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता होती है तो प्रतिरोधिता होती है दोस्तों असीमित होती है। प्रतिरोधिता रेजिस्टेंस असीमित होती है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है तो 0 होता है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो इससे प्रवाहित होगी दोस्तों 0.25 एम्पियर धारा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक है तो रेजिस्टेंस का मात्रक है दोस्तों ओम है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो आदि दोस्तों समानांतर क्रम में लगे होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है तो यह ओम का नियम है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगी। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम दोस्तों धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर है। एक तार की लंबाई L है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी गई जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, तो अब तार का प्रतिरोध दोस्तों पहले से 2 गुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो एक सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य दोस्तों अमोनियम क्लोराइड होता है। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का बर्तन दोस्तों और धन इलेक्ट्रोड दोस्तों कार्बन की छड़। इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट और विध्रुवक है दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शुष्क सेल है तो शुष्क सेल है दोस्तों प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहते हैं लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है तो दोस्तों यह नियम
फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है तो यह ओम का नियम है। फैराडे का नियम संबंधित है तो फैराडे का नियम दोस्तों विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ तोड़ने के लिए होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है तो यह पहचाना जाता है दोस्तों उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है तो बिजली के सही है दोस्तों, इसका गलनांक निम्न होता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है तो यह उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है तो यह दोस्तों टिन और लेड की मिश्र धातु से बनाई जाती है। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है तो यह दोस्तों आवश्यक है कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है तो यह दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब में से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है तो टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए निकाल दी जाती है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि दोस्तों ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि दोस्तों इसका उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि दोस्तों इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। उपयुक्त दोनों सही है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है तो याद रखिएगा दोस्तों लगभग 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है तो इसमें घरेलू उपकरण है दोस्तों विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट। उपयुक्त सभी हैं। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी तो एक दिन में दोस्तों 1 यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा तो विद्युत दोस्तों 5 रुपये खर्च होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है तो किलोवाट घंटा दोस्तों इकाई है विद्युत ऊर्जा की। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है तो यह आधारित होता है वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के मापन पर। एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है तो 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा का व्यय होगी तो 30 यूनिट ऊर्जा का व्यय करेगी वह। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तड़ित चालक दोस्तों बनाए जाते हैं तांबे के। क्वेश्चन का कथन है दोस्तों कि तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण है ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। विद्युत बल्ब का तंतु धार प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण यह है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है तो विद्युत का मंद चालक इसमें से नहीं है दोस्तों, वह है सिलीनियम। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है तो इनमें प्रयोग होता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है 6500 केल्विन अंकित होता है। 6500 केल्विन अंकित होता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़ जाते हैं तो वे दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है तो दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। माइका है तो माइका दोस्तों ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है तो यह दोस्तों कूलम का नियम है।
एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा मापने की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो यह युक्ति दोस्तों विद्युत मोटर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो इसको दोस्तों रेक्टिफायर कहते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो पारा, वाष्प तथा ऑर्गन है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो यह दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल का होता है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, यह सही हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या है? तो फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का जो प्रयोग होता है प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो दाब से स्वतंत्र होता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो कम दाब पर पारा रहता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो रेगुलेटर है। एमसीबी जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, तो यह काम करता है दोस्तों धारा के तापन प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने बराबर का होता है? तो 1 वोल्ट दोस्तों 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब दोस्तों यह फैलता है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। एक धारावाही चालक संबंधित है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ओम मीटर मापता है। चलिए चुंबक तो मैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस देखते हैं। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो यह दोस्तों इस्पात की स्थिति में किया जा सकता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक दोस्तों नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति का तथा अधिक धारण क्षमता के कारण बनाए जाते हैं लोहे के। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सबसे अधिक दोस्तों दोनों किनारों पर होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? तो सबसे कम मध्य में होती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य है वह है किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो यह मात्रक होता है दोस्तों गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो दोस्तों 10⁻18 से 10⁻21 होती है। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह दोस्तों होता है फेरोमैग्नेटिक का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो यह दोस्तों टिकती है दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो यह दोस्तों चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर झुकती है। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से दोस्तों पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो वह सदैव दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो दोस्तों इसमें ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो अचुंबकीय दोस्तों है तांबा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो उसको दोस्तों चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय दोस्तों बिस्मथ है प्रतिचुंबकीय। एक शक्तिशाली चुंबक
तो एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, तो उसे दोस्तों नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो दोस्तों हथौड़े से पीटकर और गर्म करके किया जा सकता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड के द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो यह दोस्तों 90 डिग्री का होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दर्शाती है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो किसी माध्यम में उसका पारगम्यता होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, तो वह दोस्तों डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दर्शाती है, तो दोस्तों बीच की अंगुली बाएं की दिशा दर्शाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं, तो यह बताते हैं दोस्तों विद्युत चालक के में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो असत्य है दोस्तों वह है चौथा वाला। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है, तो दोस्तों जनित्र को बनाने के लिए उपयोग किया गया है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है, तो डायनेमो का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, तो दोस्तों यह फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, तो अधिक उपयुक्त होता है नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर। लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम है लेंज का नियम। चलिए दोस्तों आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, तो लेज़र कहलाती है। लेज़र बीम सदा होती है, तो लेज़र बीम सदा दोस्तों अपसारी बीम होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक ने की थी। निम्न में से अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। नाभिक का आकार है, तो नाभिक का आकार दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें, तो 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों थॉमसन ने की थी। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करते हैं, तो 1 यूनिट ऋणावेश वहन करते हैं इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक परमाणुओं में दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं तो समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो वह दोस्तों समस्थानिक कहलाते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो दोस्तों पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाती है, तो वह दोस्तों समस्थानिक कहलाती है। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत का कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन कार्य करता है परमाणु बम में। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम दोस्तों आधारित है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है
तो परमाणु बम का आधार दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, KR विधि से नापी जाती है, KR विधि से नापी जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित होता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित होता है दोस्तों अल्फा किरणें। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, उपयुक्त सभी किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती हैं? तो ऋणात्मक आवेश बीटा कण में होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो इसमें दोस्तों जर्कोनियम अनिवार्य है। अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से दोस्तों कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी दोस्तों रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर दोस्तों आणविक भट्टी है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह दोस्तों किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण है उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन का कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों गलित सोडियम का। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे दोस्तों अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। चलिए दोस्तों फिजिक्स से विविध के क्वेश्चन देखते हैं, मिसलेनियस से क्वेश्चन देखते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रीकवेट ने किया था। रडार के आविष्कारक थे, तो रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, तो जिन्होंने दोस्तों सेफ्टी लैंप की खोज की थी। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं, तो तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार दोस्तों J.L. बेयर्ड ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार दोस्तों रॉन्टजन ने किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज दोस्तों गैलीलियो ने की थी। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज दोस्तों डैमलर ने की थी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो दोस्तों J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो वर्न वॉन ब्रॉन ने किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। लेज़र का आविष्कार किसने किया? तो लेज़र का आविष्कार दोस्तों T.H. मेमन ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो यह दोस्तों नोल और रूस्का ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों J. पार्किंसन पेनिसिलिन सही सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, तो कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति बैबेज हैं, याद रखिएगा बैबेज हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रैंक विटले ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटले ने किया। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो यह दोस्तों ग्राहम बेल को माना जाता है। स्कूटर के आविष्कारक हैं, स्कूटर के आविष्कारक दोस्तों ब्रॉड शॉ हैं। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता
एनरिको फर्मी हैं। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो वायरलेस का आविष्कार मैकॉर्नी ने किया। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों वाटरमैन थे फाउंटेन पेन के आविष्कारक। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो यह किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, तो टाइपराइटर के आविष्कारक शोल्स हैं। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक डेवी हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्ता टोरिसेली ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों एकर्ट एवं मॉसली ने किया था। एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी का आविष्कार निकोलो न्याक ने किया था। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन गन का आविष्कार दोस्तों जेम्स पकल के द्वारा हुआ था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी रेजर का आविष्कार दोस्तों जिलेट ने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? पारद थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो वोल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो इसमें से दोस्तों गलत हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो वर्षा की अम्लता दोस्तों pH मीटर के द्वारा नापी जाती है। पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह दोस्तों लाया जाता है उच्च तापमान को नापने के लिए, उच्च तापमान को नापने के लिए लाया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति की जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों टोक्योमीटर दाबांतर सही सुमेलित नहीं है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो यह दोस्तों हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब के माप की जाती है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए दोस्तों अल्टीमीटर का उपयोग होता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो कार्बोरेटर का दोस्तों उपयोग पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों एक्टियोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो यह मापी जाती है दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप से। रडार उपयोग में आता है, तो रडार दोस्तों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में आता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह दोस्तों परमाणु को त्वरित करने के लिए किया जाता है। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नालिका का उपयोग एक्सरे किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो इसको डिक्टाफोन कहते हैं। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर दोस्तों वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए लाया जाता है प्रयोग में। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र दोस्तों ऑडियोमीटर है। फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो यह दोस्तों किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इससे दोस्तों मापा जाता है प्रतिरोध को। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो डायनमो में दोस्तों ऊर्जा परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तो तापक्रम नापने के लिए करते हैं। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का मापन
मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो यह दोस्तों किया जाता है एमीमीटर का प्रयोग। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र यही सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित है, सही मिलान है? तो इसमें जो सही मिलान है वह है दोस्तों सिस्मोग्राफ, भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ब्लैक बॉक्स कहते हैं। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम काला बॉक्स है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति दोस्तों मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है घूर्णन गति के मापन के लिए। सूची 1 में दोस्तों उपकरण यंत्र हैं, सूची 2 में मापन की गई राशि है। चलिए इसको सही सम्मिलित करते हैं। आमीटर की मापन की गई राशि धारा है दोस्तों, और हाइग्रोमीटर के मापन की गई राशि सापेक्ष आर्द्रता, और दोस्तों बैरोमीटर का दोस्तों दाब है, और स्प्रिंग तुला का दोस्तों भार है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपकी लूसेंट की बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से भौतिक विज्ञान फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।